हेलो, वेलकम टू पार्ट 2 ज्योमेट्री लेक्चर। सॉरी, पिछली बार का जो लेक्चर पार्ट 1 जो था वो थोड़ा 1 आवर से ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी। बट you can skip the things which you think that they are not important for you। तो हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो अभी हमने डिस्कस जो किया था पिछले पार्ट में वो था यूनिट स्क्वायर, राइट। तो यूनिट स्क्वायर के बारे में मैंने बताया, इट इज़ ए स्क्वायर विच इज यूनिट साइड। एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसकी साइड यूनिट होती है। तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? यूनिट स्क्वायर का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि दिस यूनिट स्क्वायर इज़ यूज टू मेजर द एरिया ऑफ एनी 2D फिगर। मतलब किसी भी 2D फिगर का हमें एरिया मेजर करना है, even it is curved surface or plane flat surface, we can use unit square to measure the area। एरिया मेजर करने के लिए हम इस यूनिट स्क्वायर को यूज करते हैं। ओके, सो यूनिट स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो 1 यूनिट होता है। सपोज ABCD एक यूनिट स्क्वायर है, इसका हर डायमेंशन, हर साइड 1 यूनिट है। तो एरिया कैसे मेजर करते हैं किसी भी 2D फिगर का? हम एक रैंडम 2D फिगर ले लेते हैं। 2D फिगर इज ए प्लेन फिगर और इट इज ए फिगर विच इज लेंथ एंड विड्थ, और इट इज ए फिगर, ज्योमेट्रिक फिगर विच लाइज ऑन ए प्लेन। इस केस में क्या है, ये जो वाइट बोर्ड का जो प्लेन है इसमें जो लाई कर रहा है, ये हम इसको 2D फिगर बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन से सराउंडेड एनक्लोज्ड हो सकता है या कर्व्ड लाइन से, जैसे इस केस में, ओके, या दोनों से। मतलब ये स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन दोनों से सराउंडेड हो सकता है, लाइक इन दिस केस। ओके, तो फिगर 1 और फिगर 2। तो इन फिगर का हम कैसे एरिया मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ दिस? सो व्हाट डू वी डू? सो बिफोर आई एक्सप्लेन, मैं इससे पहले एक्सप्लेन करूँगी कैसे एरिया मेजर करते हैं। पहले हमें जान लेना चाहिए टीसेलेशन क्या है। टीसेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एक गिवन सरफेस को आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक शेप के थ्रू कवर करते हैं। जैसे मान के चलिए एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं बहुत सारे रेक्टेंगल को एक साथ रख दूं इस तरीके से, जैसे ये, और बहुत सारे इस तरीके से एक्सटेंड करके हम पूरा प्लेन कवर कर सकते हैं। अगर हम इन रेक्टेंगल्स को, आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स मतलब एक ही डायमेंशन के रेक्टेंगल्स हों या स्क्वायर हों, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी प्लेन को कवर करते हैं, किसी सरफेस को कवर करते हैं, उस केस में जो स्क्वायर हैं या रेक्टेंगल्स हैं, उस केस में इन रेक्टेंगल्स या स्क्वायर के बीच कोई ओवरलैप या गैप नहीं होना चाहिए। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि स्क्वायर ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से, ये गलत है, ये टीसेलेशन नहीं है। तो समझना है टीसेलेशन है क्या। टीसेलेशन का मतलब होता है किसी एरिया को कवर करना आइडेंटिकल फिगर्स के थ्रू, जिसमें वो फिगर्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके बीच कोई गैप है। मतलब गैप इस तरीके से कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये हो गया और इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने दूसरा आइडेंटिकल फिगर लगाया। ये गैप जो नहीं होना चाहिए, ये जो गैप है ये नहीं होना चाहिए। दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। सो टीसेलेशन किस फैशन में होना चाहिए? टीसेलेशन इस फैशन में होना चाहिए ताकि आइडेंटिकल फिगर एक दूसरे से ओवरलैप या कोई गैप ना रहे उनके बीच। ये एक करेक्ट वे है। ये दिस इज कॉल्ड टीसेलेशन, इसको हम टीसेलेशन बोलते हैं। तो अगर हमें जिस
जिस सरफेस का या जिस 2D फिगर का एरिया निकालना है उसमें हम यूनिट स्क्वायर को फॉर कन्वीनियंस हम रेक्टेंगल भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक प्लेन को कवर कर सकते हैं पूरी तरह। बट स्क्वायर आर मोर सूटेबल, ये बहुत सूटेबल होते हैं क्योंकि इनकी डायमेंशंस दोनों मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं टू मेजर द एरिया ऑफ एनी 2D फिगर्स और प्लेन्स और सरफेस, इवन 3D सरफेस, राइट। तो हम कर्ड सरफेस को भी टी से लेट कर सकते हैं स्क्वायर के थ्रू। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ स्क्वायर का टीसिलेशन पर। टीसिलेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, और रादर बाई कहना चाहिए, बाई कहना चाहिए, टीसिलेशन बाय यूनिट स्क्वायर, राइट। तो अब हम देखते हैं कैसे हम टीसिलेशन करेंगे। तो हम एक ज्योमेट्रिक फिगर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस ज्योमेट्रिक फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया फॉर सिंपलिसिटी। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें किसी भी फिगर का हम क्या करेंगे, वी विल फिट यूनिट स्क्वायर इनसाइड इट, ओके। तो हम किसी डिफरेंट कलर को यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ दिस ग्रीन कलर। सो वी आर फिटिंग स्क्वायर। मैं थोड़ा बड़े स्क्वायर बना रहा हूँ, ये यूनिट स्क्वायर है, डोंट थिंक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से मैंने टी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन हो सकता है एट द एज कि स्क्वायर कंप्लीटली फिट ना हो, थोड़ा सा बाहर निकल सकता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एरिया निकालने का ये ओल्ड, दिस इज द ओल्ड मेथड, ओके। सो कुछ स्क्वायर जो है जो पूरी तरह से आ जा रहे हैं, कुछ स्क्वायर बाउंड्री के बाहर निकल जा रहे हैं या बाउंड्री के अंदर हैं, पूरी तरह से बाउंड्री को कवर नहीं किए। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो रेड स्क्वायर हैं, ये दीज आर नॉट कम्प्लीटली इनसाइड द बाउंड्री। कुछ एजेस भी निकल रही हैं इनकी, ऐसे देख लीजिए आप। कुछ एजेस बाहर ये तो ठीक है, चलिए। तो कुछ एजेस बाहर निकल रही हैं। तो ये जो एजेस बाहर निकल रही हैं, अगर हम यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट में बी इन सेंटीमीटर, में बी इन मीटर, इन माइक्रोमीटर, इन मिलीमीटर, इन नैनोमीटर, कोई भी स्केल हो सकता है। यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये जो है ये लेंथ की यूनिट है। सो जो यूनिट स्क्वायर है उसकी साइड जो है मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, किसी भी स्केल में हो सकती है, लेकिन यूनिट होना चाहिए। आइदर इट इज़ 1 सेंटीमीटर, उसको हम यूनिट स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसका साइज 1 सेंटीमीटर हो या 1 mm हो या 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, वो यूनिट स्क्वायर है। तो हम अगर साइज को छोटा कर दें, अगर मैं इसी फिगर को देख लूँ, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसी फिगर को अगर मैं ओके ओके कोई नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ओके, लेट मी ड्रॉ द सेम फिगर अगेन, ओके। और इस बार मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल साइज सर्कल लेता हूँ, स्मॉल साइज स्क्वायर्स। व्हेन आई टेक स्मॉल साइज स्क्वायर, बहुत ही छोटे साइज के हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बहुत छोटे साइज के हैं। तो क्या होगा कि ये छोटे साइज के जो स्क्वायर हैं ना, दे कैन बी कम्प्लीटली फिटेड वेल इनसाइड दी
रिक्वायर्ड एरिया, तो मान लीजिए इस केस में ए बी सी डी, एक ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, ये सेम क्वाड्रिलेटरल है, बट यहाँ पर जो यूनिट है मैंने और छोटी ले ली। चलिए यहाँ पर मैंने यूनिट जो ली है वो मान लीजिए एमएम में है, और इसको मैंने परफेक्ट फिटिंग के लिए और एग्जैक्ट फिटिंग के लिए मैंने यूनिट को छोटा करके कितना ले लिया, माइक्रोमीटर में ले लिया। तो ये जो स्क्वायर है ना बहुत छोटे हो जाएंगे। यहाँ जो मैंने शो किया है इससे भी कई गुना छोटे हैं, वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये क्या होगा ना कि जो बाउंड्री पर, जो यहाँ पर आप देख रहे थे, ये बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री पर जो बाहर जा रहे थे जो सर्किल, वो कंप्लीट इसके अंदर हैं और वो एग्जैक्टली इसको कवर कर रहे हैं, फुली कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उस केस में जितने भी स्क्वायर्स होंगे उसको हम सीधे काउंट कर लेंगे और ये एरिया का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं एरिया को डिफाइन करूं कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। इसका जो मेजर होता है वो होता है नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स फुली। अब मैं इसको बोलता हूँ फुली, मतलब एग्जैक्टली या फुली, या नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स कंप्लीटली tessellating the given रीजन और एरिया, जो भी है, आप एरिया भी इसको कह सकते हैं, ओके। तो इस एरिया रीजन को पूरा कवर कर ले, उस केस में जितने भी यूनिट स्क्वायर हैं वही इसका मेजर हो जाता है, एरिया वही एरिया ऑफ प्लेन फिगर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल 10,000, हाउ मेनी, छोटे कितने स्क्वायर्स हैं, 10,000 है, तो ये 10,000 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर मैंने यूनिट लिया है मान लीजिए माइक्रोमीटर में, तो मैं इसको लिखूंगा 10,000 10,000 स्क्वायर माइक्रोमीटर। और यही अगर मैं सेंटीमीटर में लेता, जैसे मान लीजिए इस केस में, ये जो केस दिख रहा है, चलिए मैं तो उसका हाईलाइट कर देता हूँ। इस केस में अगर मैं एरिया निकालूं और इस एरिया का मैं जो नाम है वो दे दूंगा 10, अगर इसमें मतलब क्योंकि इसमें मैंने साइज mm में ली है तो कुछ कम नंबर ऑफ स्क्वायर फिट आएंगे और वो एग्जैक्टली भी फिट नहीं होंगे, कंप्लीटली फिट नहीं होंगे। तो उस केस में मैं अगर एरिया को डिफाइन करूं तो मैं एरिया को लिख सकता हूं, जैसे इसमें कुछ कम स्क्वायर होंगे तो मैं कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल मान लेता हूं से 7,000 स्क्वायर यूनिट मानूंगा मैं इसको, स्क्वायर यूनिट। चूँकि यूनिट इस केस में कितना है, mm में है, तो मैं मानूंगा 7,000 स्क्वायर mm, या मैं लिख सकता हूँ 7,000 mm स्क्वायर। ये भी एक नोटेशन है, पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर, जस्ट टेसेलेट। तो हम किसी भी प्लेन फिगर का एरिया निकालने के लिए हम यूनिट स्क्वायर को उसमें पूरी तरह से कंप्लीटली टेसेलेट कर देंगे और नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर को काउंट करके हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव कर्व्ड सरफेस, ये तो अभी क्या था, प्लेन सरफेस को कवर कर रहे थे, हमने ये जो कवर किया है ये है प्लेन सरफेस, और फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो क्योंकि ये फ्लैट है, और फ्लैट सरफेस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट कर्व्ड सरफेस। तो थोड़ा सा हेडिंग डाल देते हैं, हैज कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस में क्या होता है भैया, कर्व्ड सरफेस मैंने बताया है, कर्व्ड सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सरफेस पे वो इक्विडिस्टेंस नहीं होते हैं। किससे, रेफरेंस प्लेन से। आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कर्व्ड सरफेस की डेफिनेशन क्या है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू
कि आप कर्व्ड सरफेस की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस के केस में क्या है कि हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मैं वही मेथड यूज करूंगा, आई विल टीसलेट दिस कर्व्ड सरफेस बाय यूजिंग आइडेंटिकल यूनिट सर्कल्स, वो सॉरी स्क्वायर्स। तो आई विल टीसलेट दी कर्व्ड सरफेस बाय यूजिंग यूनिट स्क्वायर्स। तो मैं यूनिट स्क्वायर की नेट को फिट करूंगा, लेकिन इस केस में क्या है, दैट इज बिट इट्स बिट प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज अगर मैं स्क्वायर की साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो क्या होगा ना कि ये स्क्वायर जो हैं दे विल नॉट कंप्लीट फिट, दे विल नॉट कंप्लीटली फिट इनटू दी कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस है तो ये फ्लैट स्क्वायर, स्क्वायर कैसा है, फ्लैट स्क्वायर है या प्लेन स्क्वायर है, फ्लैट स्क्वायर। The flat square cannot completely stick, cannot completely stick. They cannot completely stick to the curved surface, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। इसके लिए इसलिए ये जो जो हमारे ये जो सर्कल जो दिख रहे हैं, ये दीज आर दी unit square, sorry, these are unit square, they will not completely stick to the surface because of curvature or curvedness। ये इसकी जो घुमाव है, जो जो प्रोफाइल है इसकी, उसकी वजह से ये कंप्लीटली उसमें स्टिक नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते जब तक कि इसकी कंप्लीट स्टिकिंग ना हो जाए, मतलब ये स्क्वायर कंप्लीट फिट होने चाहिए। सेम चीज़ हम करेंगे इसमें, क्या, जैसे हमने इस केस में देखा था कि हमने स्क्वायर की साइज़ को छोटा कर दिया था ताकि हम एग्जैक्टली फिट कर सकें उसको बाउंड्री के अंदर। तो हम सेम चीज़ यहाँ करेंगे, हम स्क्वायर को इतना छोटा ले लेंगे। सपोज इनिशियली आई वाज यूजिंग mm, ये mm में है, यूनिट जो है वो आपका mm में है एक केस में। मैं दूसरे केस में अगर लूँ, ओके, दूसरे केस में चलिए मैं दूसरे केस में इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। दूसरे केस में मैं जो साइज़ है उसको छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत छोटा स्क्वायर है, द यूनिट ऑफ स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉल एंड आई एम टेकिंग यूनिट ऑफ स्क्वायर इन सपोज माइक्रोमीटर, सो इज बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल। अब क्या होगी, इफ़ आई यूज एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट स्क्वायर्स टू कवर दिस कर्व्ड एरिया, जो ये कर्व्ड सरफेस था ना ये वाला, इसको अगर मैं माइक्रोमीटर यूनिट स्क्वायर लेके, है ना, स्क्वायर यूनिट विथ माइक्रोमीटर साइज, इफ आई यूज दोज स्क्वायर्स आई कैन कंप्लीटली कवर दिस कर्व्ड सरफेस। जो ये बताया मैंने, ये कर्व्ड सरफेस को कंप्लीटली कवर करने के लिए अगर मैं छोटे यानी टाइनी स्क्वायर्स लूँ या माइक्रोमीटर साइज के यूनिट स्क्वायर्स लूँ तो ये कंप्लीटली फिट हो जाएंगे, इवन इफ इट इज़ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस होने के बावजूद भी उसमें बिल्कुल बैठ जाएंगे क्योंकि कम साइज के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये कर्व लाइन होती है, अब मैं कहूँ इसमें स्ट्रेट लाइन को चिपकाना है, तो आप क्या करेंगे, ये छोटा सा जो लाइन है जब आप देख रहे हैं ये वाला, ये लाइन इसमें कम्प्लीटली फिट नहीं होगा क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। दूसरा मान लो ये सी डी लाइन है फॉर एग्जाम्पल है, ये कैनॉट फिट इट। देखिए यही चीज़ अगर मैं छोटा सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, ये मान के चलिए ऐसे, हाँ, तो ये थोड़ा सा ये देखिए ये कम्प्लीटली फिट हो गया, ओके। तो ये जो रेड सा छोटा सा देख रहे हैं ना ये डैश, ये दिस कैन कंप्लीट स्टिक टू दी कार्ड लाइन। सीडी जो लाइन है ना इसमें अच्छे से फिट हो सकता है अगर छोटे साइज़ का मैं टुकड़ा लूँ तो। अरे ये भी साइज़ का लूँ तो ये इसमें फिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है आई रिड्यूस द साइज ऑफ स्क्वायर टू कम्प्लीटली टीसलेट दिस कर्व्ड सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड, कर्व्ड प्रोफाइल है, कर्व्ड सरफेस। तो मैं इसकी साइज़ को कम करता हूँ, तो सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सो अब बेसिकली सारांश क्या निकलता है, व्हाट इज़ द समरी। सो if I write down the summary, I will see. So summary is area of
any surface equal to number of unit circles completely tessellating sorry the surface, चाहे वो फ्लैट सरफेस हो, either it is a flat surface or called plane surface, you can fit the squares, or it is curved surface, चाहे कर्व्ड सरफेस हो, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, टाइनी स्क्वायर्स को फिट कर सकते हैं, एंड यू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका जो है ना ये ब्लेंडर है, सॉरी फॉर दिस ब्लेंडर, इज जस्ट you can say just unit square, okay, यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, यूनिट स्क्वायर, ओके, सो दीज आर यूनिट स्क्वायर्स, वी सिंपली काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ये जो मेथडोलॉजी है, दिस मेथडोलॉजी इज यूनिवर्सल, या मैं इसको अगर हाईलाइट करना चाहूँ, if I want to highlight, this is the universal, sorry, this is universal rule of finding area, यूनिवर्सल रूल है एरिया फाइंड करने का। तो अब देखते हैं इसकी कंटिन्यूएशन में, लेट मी कंसीडर another surface, सो हेयर वी हैव जनरलाइज, हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ्लैट सरफेस लिया और एक कर्व्ड सरफेस लिया, और उस पर हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमको एरिया निकालना है इसमें यूनिट स्क्वायर को फिट करके। अब हम स्पेसिफिक फिगर लेते हैं। सो सबसे पहले कि हम ट्राइंगल से स्टार्ट करें, उसके पहले हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने पहले बताया, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, ओके। तो रेक्टेंगल को हम देखते हैं, तो रेक्टेंगल को अगर ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ द रेक्टेंगल, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर all the interior angles are equal to 90 degree. So these sides are equal and these sides are equal. So suppose इसको हम लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ है, और let us name it as ABCD, okay. So ये लेंथ है and let this be the width, called B, okay. Now in order to find out the area of rectangle, एरिया अगर हमें निकालना है रेक्टेंगल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड वी डू, सेम प्रोसीजर मीन्स आई विल फिट यूनिट स्क्वायर्स inside the rectangle, in the interior of rectangle, okay. So how will I do, so okay, let me use same color so that there is no confusion, slightly bigger, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए या उसी साइज़ का बना लेता हूँ। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फिटिंग स्क्वायर्स, यूनिट स्क्वायर्स, तो ये यूनिट स्क्वायर मैंने फिट कर दिया। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, क्योंकि इसमें जो स्क्वायर्स है ना वो कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के जो आपने देखा है, स्क्वायर के जितने भी इंटीरियर रहेंगे 90 डिग्री होते हैं और साइज़ भी बराबर होती है। सो अगर मैं यूनिट स्क्वायर ले रहा हूँ एक ही डायमेंशंस का यूनिट स्क्वायर, ओके, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ मुझे स्क्वायर काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर काउंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ है, चलिए मैं इसको ब्लैक कलर में दिखाता हूँ, ओके। सो ये है लेंथ, ओके, ये लेंथ है और ये विड्थ है B,
तो मुझे काउंट करने की कितने स्क्वायर हैं इसमें, तो स्क्वायर को काउंट करने के लिए क्या करूँगा, मैं लेंथ के नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर, number of unit squares along लेंथ। तो लेंथ के अलॉन्ग यूनिट स्क्वायर कितने होंगे, लेंथ अपॉन 1 एल। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है ना यूनिट स्क्वायर की, चलिए मैं एक को हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए आप, एक यूनिट जो स्क्वायर है इसकी जो डायमेंशन है यूनिट स्क्वायर की वो 1 है, इट इज़ 1। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, लेंथ को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे लेंथ के अलॉन्ग कितने स्क्वायर हैं ये पता चल जाएगा इस तरफ। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि मुझे डाउन साइड भी देखना है कि इस तरफ यानी विड्थ के अलॉन्ग कितने स्क्वायर्स हैं। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर along विड्थ के अलॉन्ग देखना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ अपॉन साइड ऑफ यूनिट स्क्वायर, साइड ऑफ यूनिट स्क्वायर यू कैन से। ओके, तो साइड ऑफ यूनिट स्क्वायर क्या है, 1। सो I will say the b upon 1. So how many squares are along width b? Okay. अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसको देखता हूँ कि कितने सर्कल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, मैंने जो थंब रूल बताया था, थंब रूल क्या था, यूनिवर्सल रूल, मैं अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये समरी थी, इसको आप थोड़ा सा देख लें एक बार और रिव्यू कर लें इसको। एरिया ऑफ एनी सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर कंप्लीटली टीसलेटिंग दी सरफेस। तो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखेंगे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स कंप्लीटली टीसलेटिंग दी रेक्टेंगल। तो इस केस में मैंने देखा है कि लेंथ के अलॉन्ग कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, एल। विड्थ के अलॉन्ग कितने हैं, बी। तो टोटल काउंट इज हाउ मच, एल इंटू बी। सो दिस इज द स्क्वायर यूनिट्स। So this is the measure of area of the rectangle. So this is the way how we got the area of rectangle by using the universal or thumb rule by tessellation method. Tessellation method, फिर से रिव्यू कर लीजिए। This is the tessellation method. We completely cover a given surface by using the unit squares, and in that case when it is fully covered, the number of unit squares will give you the measure of area of that surface, whether it is flat surface or it is curved surface. So similar by using the same thumb rule or same universal rule, I found the area of rectangle to be length into width. अदर वे अल्टरनेटिवली, चलिए मैं अल्टरनेटिवली बता देता हूँ इसी कंटिन्यूएशन में। अल्टरनेट वे जो है, अल्टरनेट मेथड, देखिए रेक्टेंगल को कैसे जनरेट करना पड़ता है। रेक्टेंगल को जनरेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर मैं एक सर्टेन लेंथ की लाइन लूँ ए बी और इसको एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ, एक डायरेक्शन में स्वीप करूँ, व्हेन ए लाइन ए बी इज स्वेप्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन, से एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, हमें इस डायरेक्शन में ये प्लेन है, ये दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ओके, ये प्लेन स्पेस है, 2D स्पेस है। तो इस स्पेस में क्या कर रहा हूँ कि ए बी इज parallel to y-axis and I am displacing this or translating this AB along x-axis without changing its orientation. मैं इसको बिना ओरिएंटेशन चेंज किए ट्रांसलेट कर रहा हूँ by a distance of L.
तो इसकी मैंने लेंथ मान ली, सपोज इट इज़ b लेंथ, ओके। नाउ इट ट्रांसलेट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस से l, तो ये जो l डिस्टेंस है मैंने इसको ट्रांसलेट किया। सो द एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन विल बी दिस मच, ये है। तो ये एक टाइप का स्वेप्ट सरफेस है, दिस इज द स्वेप्ट सरफेस। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज स्वेप्ट सरफेस। स्वेप्ट सरफेस का मतलब है द सरफेस विच इज जनरेटेड बाय स्वीपिंग ए कर्व। स्वीपिंग ए कर्व मीन्स ट्रांसलेटिंग ए कर्व इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम स्वेप्ट सरफेस बोलते हैं। उस केस में अगर स्वेप्ट सरफेस का हमें एरिया निकालना है, सो द लेंथ ऑफ लाइन और लेंथ ऑफ कर्व, बेटर टू से जनरेटिंग कर्व, राइट, लेंथ ऑफ जनरेटिंग कर्व multiply by distance translated, sorry for poor writing, try to understand or bear with me, थोड़ा सा सहयोग करें। distance traveled by you can say centroid of, है ना, distance traveled by centroid of कर्व, जनरेटिंग कर्व, राइट। सो इस केस में क्या है, लेंथ ऑफ, ये देखिए आप, इस केस में अगर मैं कहूँ दिस इज द जनरेटिंग कर्व, सॉरी फॉर ओवर राइटिंग, दिस इज द जनरेटिंग कर्व लाइन ए बी and it is traveling through a distance c. So what is the center of gravity of this, centroid of this line will be at the midpoint. So how much distance it is traveling? After translation it will come to this point. So how much distance it is covering? L distance. So in this case the area can be given as area is equals to length of the curve, generating curve, and distance traveled by the centroid of generating curve, which is L. So the area of rectangle is length into width, ये आपका एरिया है। So I will use the same concept here, to find the area of ट्राइंगल, ओके। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया मैं अभी समझाऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला कहाँ से आया? तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा राइट ट्राइंगल है क्या। सो राइट ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which one of the interior angle is 90 degree is equal to 90 degree. So how do I find the 90 degree angle? Is just the angle which is between the lines which are parallel to the coordinate axis. जैसे coordinate axis होता है ना x and y, they have an angle of 90 degree, means coordinate axis makes 90 degree angle with each other. So the sides of these this triangle, right triangle, are parallel to x and y axis, and the end points will be joined by a straight line. That is known as hypotenuse in right triangle. Okay, so let us name it ABC. अब मुझे इसका एरिया निकालना है। So the problem is how to find area. Okay, area. So how to find area? So let me explain, because we have found the area of rectangle. Okay, so let us consider a rectangle. अब हमें क्या करना पड़ेगा? In order to find out the area of right triangle, let me assume the side to be
you can say A and B. These are two sides, also known as legs. हम A और B को legs बोलते हैं, legs of right triangle. Okay, तो अब हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगल. We consider a rectangle whose length is equals to, say, one side, whose length or say one side is equals to width and other side is equals to A. Now this is the, suppose A, B, C and D. Join the diagonal. When we join the diagonal, the rectangle, we know these the sides, opposite sides are equal, this, and this is the common side. Sorry, so this is the common side. The BD, this diagonal is a common side between two right triangles, because we know each of the interior angle of rectangle is a right angle. So by drawing this diagonal, it is divided into two right triangles which have identical sides. You see BC, मतलब जैसे अगर मैं देखूं तो AD is equals to BC, sorry, AD, this AD is equals to BC because they are parallel and equal. Similarly AB is equals to CD, so AB equals to CD, yes, AB equals to CD, and BD equals to BD. Because they are equal, so they are congruent. So इसका मतलब ये हुआ कि राइट ट्रायंगल BCD, तो BCD and BAD, all sides equal. All sides are equal in two right triangles. इसका मतलब ये है कि by symmetry we can say the right triangle BCD and right triangle BCD ले लिया और DAB have equal area by symmetry. They have equal area by symmetry. Okay, अब देख लीजिए इसमें सिमेट्री लगेगी. Okay, sorry. So this means that area of rectangle ABCD is equals to 2 times the area of, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD. ओके, तो इसका एरिया कितना होगा, डबल हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज दीज टू राइट ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनके जो एरिया हैं बराबर होंगे. इसकी वजह से मैंने डबल ले लिया इसका हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो AB है, इसका 2 टाइम्स एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD. तो राइट ट्रायंगल BCD जो है वो 1/2 A इंटू B हो जाएगा. और AB जो है वो क्या है, मैंने बताया जी, यहाँ पर जो था A और B, these are the legs of the right triangle. Okay, so the area of this right triangle will be half of the area of rectangle ABCD with sides A and B which are equal to the legs of right triangle. So the area of right triangle becomes 1/2 A into B, the product of legs, or so called परपेंडिकुलर एंड बेस. जैसे जो होती है, जो साइड जो होती है, सो
This is the hypotenuse in a right triangle. Hypotenuse. Okay. This is base. Base and height are switchable. Base of perpendicular, you can see, better to say perpendicular. इसको हम perpendicular बोलते हैं. So perpendicular and base are switchable, मतलब उनको हम बदल सकते हैं. बेस को perpendicular, perpendicular बेस मान सकते हैं. ठीक है. तो इसका जो एरिया होता है वो ये होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर. ओके. तो यहाँ पे हम पहुँच गए. हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने राइट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है. तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. दिस वन बेस. This is no hard and fast rule that base should be always below the मतलब it should be always the horizontal line. No, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लार्जर. ओके. ओके. सो इन हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है, the length of the hypotenuse is given by Pythagoras theorem. So suppose if it is A, B, C, this is the right triangle. So the AC, which is the hypotenuse, is given as the square root of sum of squares of legs, perpendicular and base. In this case, A square plus B square. If it is A and this is B. ओके. तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ओके. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. अभी हमने पढ़ लिया ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं. अब हम पढ़ेंगे इन जनरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है. ओके. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए हम किसी भी ट्राइंगल को देख लें. टेक एनी ट्राइंगल एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स. ये 3 वर्टेक्स है, मतलब सपोज इट इज ABC. ये कोई ABC एक ट्राइंगल है. किसी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 राइट ट्राइंगल्स. तो ये हमेशा ट्रू है. बस फ़र्क इतना हो सकता है कि अगर ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, उस केस में जो एलिमेंट्री, ये मतलब ये आप जो देख रहे हैं ना 1 और 2, ये जो 2 राइट ट्राइंगल हैं ये इंक्लूडेड हो सकते हैं या एक्सक्लूडेड हो सकते हैं. मैं बताता हूँ किस केस में. इस केस में आप इंक्लूडेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों ये जो राइट ट्राइंगल हैं ये इनके अंदर हैं, इस ट्राइंगल ABC के अंदर हैं. किस केस में एक्सक्लूडेड होंगे, वो एक मतलब इन दोनों राइट ट्राइंगल में से एक से एक्सक्लूडेड कब होगा वो देख लीजिए. अगर ट्राइंगल ABC, इस केस में ABC ऑब्ट्यूज है, यू अंडरस्टैंड, मतलब ये तो पता होगा ये क्या है. ये आपका एक्यूट एंगल बोल सकते हैं इसको, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. और इस केस में क्या है, ऑब्ट्यूज. चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज क्या है, बिकॉज वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. तो जो इंटीरियर एंगल है, एंगल C, वो 180 से 90 से ज़्यादा है. मोर देन 90 डिग्री, आई एम सॉरी, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ऑब्ट्यूज है. उस केस में क्या है, वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. उस केस में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपोजिट साइड पे. तो आप देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर आएगा उससे ABC एंड ये D इधर आ जाएगा. जैसे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था D, वो यहाँ ड्रॉप हो रहा था, अपोजिट साइड पे ड्रॉप किया था BC साइड पे. और इस केस में हमने BC साइड पे ड्रॉप किया, लेकिन एक्सटेंडेड साइड, दिस इज द एक्सटेंडेड साइड. तो ये जो हमारा एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक ट्राइंगल जो है, एक राइट ट्राइंगल, बेटर टू से राइट ट्राइंगल, ये वाला राइट ट्राइंगल, ये क्या है, एक ये
एक बिगर राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इंक्लूसिव बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इंक्लूड तो नहीं है, बट इसको आप बोल सकते हैं एनक्लोजिंग या एनक्लोजिंग कह सकते हैं, एनक्लोजिंग राइट ट्रायंगल। और दूसरा एक्सक्लूडेड कौन सा है, ये है दूसरा नंबर, ये एक्सक्लूडेड बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल राइट ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल, ये जो ओरिजिनल था ना ABC, इसमें कौन सा आ रहा है, इसके अंदर ये दूसरा वाला नहीं है, तो ये एक्सक्लूडेड हो गया, ये एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड राइट ट्रायंगल। और ये क्या है, ये जो पूरा है जो 1, ये ठीक है। तो ये जो आउटर वाला है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूँ, दिस वन, ये जो रेड से हाईलाइट किया है, दिस इज द ओरिजिनल और दिस इज दी, ये जो है ये इसको बोल सकते हैं मेजर राइट ट्रायंगल। ओके, वेल, तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हम पहले डिवाइड करेंगे। सो एवरी ट्रायंगल इज डिवाइड इनटू 2 राइट ट्रायंगल्स विच मे बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस केस में दोनों इंक्लूडेड हैं, ये और ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ये इंक्लूडेड है बिकॉज दे आर कंप्लीटली इनसाइड द गिवन ट्रायंगल ABC, इंक्लूडेड है, ठीक। यहाँ पर एक एक्सक्लूडेड होगा ये, तो एक्सक्लूडेड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस में से, ये जो मेजर राइट ट्रायंगल इससे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो द लाइन बी विल बी एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एलजेब्रिक सम। मतलब एलजेब्रिक सम में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इफ इट इज एक्सक्लूडेड राइट ट्रायंगल आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट the area of excluded right triangle from the major right triangle. So algebraic sum of area, sum of areas of elementary, मैं इसको elementary बोल रहा हूँ, both are elementary right triangles, highest right triangles, elementary right triangles। कौन है elementary right triangles, देखिए जो बताया ना अभी, ये 1 और 2, ये क्या है, एलिमेंट्री राइट ट्रायंगल। सिमिलरली ये और ये दोनों एलिमेंट्री राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनका जो अलजेब्रिक सम है वो होता है। चलिए मैं दोनों को देख लेता हूँ। एक एक्यूट ट्रायंगल कवर कर लीजिए। इन एक्यूट ट्रायंगल सपोज इट इज ABC, आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड्स पे, जो हम AD मानते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं इसको इसका ब्रैकेट में बंद करता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसमें 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, 1 एंड 2, 2 राइट ट्रायंगल हैं। तो मैं दोनों का सेपरेटली लिखूँगा। तो एरिया ऑफ एक राइट ट्रायंगल हो रहा है ADB प्लस ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, ये केस 1 है। केस 1 मतलब है ये एक एक्यूट ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, हम कभी कभी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। दिस इज द एक्यूट ट्रायंगल, सिंपली एक्यूट ट्रायंगल। दूसरे केस में क्या है, व्हेन इट्स केस 2, केस 2 में आ जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सिंपली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और सिंपली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इन दिस केस
one of the interior angle is greater than 90 degree. So suppose it is ABC, it is the obtuse you can say triangle. So अब मैं A वर्टेक्स से BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, बट BC साइड इज नॉट कमिंग एट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. सो क्या करेंगे, हम इस BC को एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप होना चाहिए. तो ठीक है, देन आई विल ड्रॉप द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आई विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर से AD. ओके, सो इस केस में भी आप देख सकते हैं ये वन को अगर मैं ठीक से हाईलाइट करूँ तो दिस इज द वन, सॉरी दिस इज वन, ये वन है. टू कौन सा है, टू ये एक्सक्लूडेड है. ओके, सो ये आप टू मान लीजिए. ओके, एंड असुम इसको आप वन मान लीजिए. वन मीन्स दिस मेजर right triangle is the one, the first element in right triangle. ओके, तो इस केस में अगर मैं एरिया की बात करूँ, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस फिगर को आप देख के बताइए कि ABC का जो एरिया है वो क्या होगा. ABC, तो इसमें आप देखेंगे पूरा जो ABC, ये जो पूरा राइट ट्रायंगल ADB, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ADC को, ट्रायंगल ADC. ओके, ये दिस इज. तो अगर मैं कहूँ कि इन्हीं दोनों केसों में अगर, चूँकि मुझे पता है कि राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 वो होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये होता है ना. तो इस केस में अगर मैं असूम कर लूँ कि मेरा जो परपेंडिकुलर हाइट है यानी AD, तो मैं उसको मान लेता हूँ लेट AD इक्वल टू H, कोई H है, ठीक है. तो मैं जो ABC का जो एरिया है ट्रायंगल ABC का, वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का डिफरेंस, मतलब एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADB. सो ये हो जाएगा 1/2 ADB. लुक, मतलब ये जो रेड कलर से इंडिकेटेड है इस राइट ट्रायंगल का एरिया. तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का तो मतलब है AD इंटू बेस कितना है B से D, ये पूरा बेस है, ठीक है. तो BD जो बेस है उसको मैं लिख दूंगा BD एज इट इज, माइनस एरिया ऑफ ADC, ये वाला ADC आपका ये है. तो इसका एरिया निकालना है. इस राइट ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है CD, और हाइट कितनी है AD. अब बताइए AD कॉमन है, 1/2 AD कॉमन हो गया, अब बचा BD माइनस AD. 1/2 AD एज इट इज, मतलब ये कॉमन है. अब मुझे बताइए BD माइनस AD, BD में से, इस पूरे में से आपको CD घटाना है, ये वाला इतना. तो क्या बचेगा, इतना बचेगा BC. ओके, B से C तक. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BC. सो क्या आया, व्हाट इज दिस फार्मूला का मतलब हो गया 1/2 बेस, क्योंकि जो ये BC है, ये BC आप जो देख रहे हैं ये क्या है, बेस है. सो मैं बेस लिखूँगा इंटू परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर.
सिमिलरली अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर मैं असूम कर लूँ कि जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट h है, या वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रायंगल में भी आप देख लीजिए द सम ऑफ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी हम देख रहे हैं ए डी सी ये वाला, ओके, इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस मतलब डी सी इंटू बेस ये ए सी ए डी, ओके। सो अब इसको अपन एरिया को लिखेंगे तो 1/2 बेस कितना है इसका, हम बात कर रहे हैं राइट ट्रायंगल ए डी बी में हो जाएगा ए डी एंड बी डी, सो बी डी इज द बेस एंड ए डी इज द परपेंडिकुलर है, सो 1/2 बी डी इंटू ए डी प्लस 1/2 ए डी सी राइट ट्रायंगल ए डी सी ये वाला, ओके। आई होप ए डी सी ये है, तो ये हो जाएगा बेस मतलब डी सी इंटू ए डी, सो डी सी इंटू ए डी। अब इसमें से 1/2 ए डी कॉमन हो गया, अब ऐड हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, सो 1/2 ए डी एज इट इज होगा, ओके। बी डी प्लस डी सी, यहाँ पर मुझे बताइए बी डी प्लस डी सी दोनों मिलके क्या हो जाएगा बी सी, ओके, बी सी। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बेस, ये जो बेस है, ओके, इंटू परपेंडिकुलर, ओके। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इन केस वन इट वाज द एक्यूट ट्रायंगल, ये एक्यूट ट्रायंगल आप देख रहे हैं केस 1 है, केस 2 में ऑप्टिस ट्रायंगल है। इन बोथ द केसेस द फार्मूला इज 1/2 परपेंडिकुलर टू बेस। सो द कंक्लूजन इज दिस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, वेदर इट इज ऑप्टिस ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, अदर फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए। और हम इस सीरीज़ को आगे जारी रखेंगे और अगली वीडियोज़ में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे और आगे हम सब्जेक्ट का भी डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री सब्जेक्ट को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।